Hello dear students, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Ashraf and you're watching the Shaflaka channel. Dear students, in this lecture we will be talking about the next type of the dependent clause, that is the noun clause. Okay? Noun clause is a group of words which has a subject as well as a predicate and does the work of a noun, is called a noun clause. देखिए जितने भी क्लॉज हैं या क्लॉज में होने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना लाजमी है. मतलब सब्जेक्ट और उसके साथ कोई वर्ब हो तो ये सब्जेक्ट और वर्ब जब आ जाते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज द क्लॉज. There are three kinds of the noun clauses: that clause, WH clause, and yes and no clause. That clause are those which are introduced by that clause. ठीक है, वो तमाम clauses, वो तमाम dependent clauses जो कि that clause से introduce किए जाते हैं या start होते हैं, that will be called as the that clause. Like for example, that there is darkness in the room. ठीक है, ये के रूम में तारीकी है. That she works hard makes me happy. ठीक है, ये कि वो मेहनत करती है. देख she works hard makes me happy. ये कि वो मेहनत करती है, उसका मेहनत करना मुझे makes me happy, मुझे खुशी मिलती है. Then he dreamed that he was in the darkness in the heaven. देखें जो इन दो सेंटेंसेस हैं, जो पहले दो सेंटेंस, that there is darkness, ठीक है, it works as the subject, that there is darkness and she works hard. ठीक है, it works as a subject. Then comes he dreamed that he was in heaven. Then the news is that they will leave Pakistan. ठीक है, अब यहां पर he dreamed, it works as the object. This clause या that clause acts as the object of the verb. Here that clause जो है ना works as the subject. That she works यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर. ही ड्रीम्ड, उसने ख्वाब देखा, दैट ही वाज इन द हेवन, कि वो जन्नत में है. ठीक है, सो दैट क्लॉज वर्क्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. अब यहाँ पर द न्यूज इज दैट दे विल लीव पाकिस्तान. न्यूज ये कि वो पाकिस्तान छोड़ेंगे. अब यहाँ पर दैट क्लॉज वर्क्स एज अ कॉम्प्लीमेंट. टेक्नोलॉजी इज दैट, इट्स अगेन technology is that it changed the world, again a compliment. Then comes she became happy to see that she got good marks. ठीक है, वो ये देख के खुश हो गई कि उसके अच्छे मार्क्स आए थे. so it works as the object of the infinitive. to see is the infinitive and that clause works as the object of the infinitive. Then comes the WH clause. WH clause are those clauses which are introduced or starts with the WH family words, like who killed the innocent people are a terrorist. जिसने मासूम लोगों को मारा था वो टेररिस्ट हैं. ठीक है, अब यहाँ पर ये हु सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि वो हु काम कर रहा है एज अ कंजंक्शन, जो कि दो सेंटेंसेस आपस में मिला रहे हैं. ये जिन्होंने, मतलब यहाँ पर आएगा जिन्होंने मासूम लोगों को मारा था वो असल में टेररिस्ट है. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. व्हाट ही वांट्स, वो क्या जानता है. ठीक है, या वो क्या चाहता है. आई कैन नॉट से हुज बुक इज दिस. ठीक है, मैं नहीं कह सकता कि किसका किताब है यह. देन कम्स लाइफ इज व्हाट वी मेक इट. जिंदगी क्या है, जिंदगी यही है जो हम खुद बनाते हैं. ठीक है, अब देखें इस सेंटेंस में हु किल्ड द इनोसेंट पीपल अ टेररिस्ट. अब यहां पर हु किल्ड द इनोसेंट वर्क्स एज द subject of the subject clause. Who as this works as the subject clause. ठीक है, who works as a subject. Then I don't know what. अब यहाँ पर ये verb आ गया, it works as the object of the verb. And I cannot say whose. Again whose works as the object of verb. और life is what. देखिए life क्या है. अब यहाँ पर ये what clause जो है, it tells you about that it's the noun of the, or it is a complement of the subject. अब देखें जब भी सेंटेंस में हम पूछते हैं who killed या what he wants या whose, असल में ये सवाल तो पूछे जाते हैं फॉर इंटरोगेशन, सवाल पूछ रहे हैं. लेकिन जब भी हमने पढ़ा था कि भाई जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए उसके एंड में
क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह आई कैन नॉट से हुज बुक इज दिस, ठीक है। अब ये भी असल में एक सवाल ही पूछ रहा है, लेकिन इसमें भी सवालिया निशान नहीं आएगा। सवालिया निशान कब आएगा? अगर मैं कहूं कि भाई क्या डू यू नो, अगर मैं पहली पार्ट में ही सवाल पूछूं, क्या डू यू नो व्हाट ही वांट्स, या कैन यू से, कैन यू से दैट हुज बुक इज दिस, ठीक है। जब आप पहली पार्ट में ही सवाल पूछ रहे होते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अगर आप पहले आपको नहीं पता, मतलब आप नॉर्मल अफर्मेटिव वे में कह रहे हैं, इन द नेगेटिव वे और इन पॉजिटिव वे, कि भाई ये बुक किसका है या वो क्या चाहता है मैं नहीं जानता, तो उस सिचुएशन में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। So dear students, then come the third type of the noun clause, that's the yes or no interrogative clause, ठीक है। इंटरोगेटिव क्लॉज इसलिए कहते हैं कि इसमें असल में एक सवाल जाहिर किया जा रहा है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड विद इफ और वेदर, ठीक है। हम हमेशा इफ और वेदर के साथ जाहिर करते हैं। देखें, आई डोंट नो वेदर ही इज होम, मैं नहीं जानता क्या वो घर पर है या नहीं है, ठीक है। मतलब मैं नहीं जानता क्या वो जीत गया है या नहीं है, मैं नहीं जानता क्या वो पास हुआ है। आई डोंट नो वेदर, और इफ ही फेल्ड, आई डोंट नो वेदर ही और शी पास्ट, ठीक है। मतलब एक सवाल जाहिर करने के लिए, एक सवाल को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज द यस और नो, ठीक है। Then comes the fourth type of the clause, that is the comment clause. Comment clause always shows an expression about the independent clause. ये independent clause के बारे में एक expression जाहिर करता है, एक view जाहिर करता है, ठीक है। In a short comment, in a short phrase. देखिए, you know, as you clearly know, you see, in my view, so you know, आप जानते हैं, he is angry with me, वो मुझसे नाराज है। As you clearly know, ठीक है। अब you know या as you clearly know, which I have written in the green color, ठीक है। as you know या as you clearly know, क्या देखें आपको वाज़े तौर पर पता है या आप सही तौर पर साफ तौर पर जानते हैं, he don't like it, उसे ये नहीं पसंद। You see, आप देखिए, he is openly challenging us, वो हमें openly challenge या वो उसे openly challenge कर रहे हैं। In my view, मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक, इन माई व्यू, मेरे ख्याल में, शी लाइक्स ईटिंग बिरयानी, मेरे ख्याल से या मेरे ख्याल में वो बिरयानी खाना पसंद करती हैं। आई डोंट थिंक, ठीक है, मुझे नहीं लगता, दे विल हेल्प अस, वो हमारी मदद करेंगे। टू बी हॉनेस्ट, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट टू से, ठीक है, ईमानदारी के साथ मुझे नहीं पता, या ईमानदारी से मैं नहीं जानता, मतलब क्या कहा जाए, व्हाट टू से, क्या कहा जाए। आई डोंट मीन यू आर गिल्टी, मेरा ये मतलब नहीं, आई डोंट मीन मेरा मतलब ये नहीं कि आपकी गलती है या आप गुनहगार हैं। आई सपोज, मेरे ख्याल में, दे आर इन आवर फेवर, ठीक है, वो हमारे फेवर में है, वो हमारे हक में है। एज आई सेड, जैसे मैंने कहा, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ईमानदार आदमी है। इट शुड बी इन अ स्मॉल बिकॉज इट इज द कॉमन नाउन। अच्छा, देन कम्स फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट लाइक इट। देखिए, साफ साफ बात है, फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब साफ साफ बात है, मुझे नहीं पसंद ये, आई डोंट लाइक, मुझे ये नहीं पसंद। देन कम्स द 11th वन, आई हैव गिवन द नेम्स और the numbers to these expressions in order to remember, in order to know that how many expressions can be used in different situations. So that's why I have written almost 23, 24 and 25 these expressions in order to remember, ठीक है। as you see, ठीक है, he is lying, आप देखिए वो झूठ बोल रहा है। as you see, जैसे कि आप देखते हैं वो झूठ कह रहा है या वो झूठ बोल रहा है। as she obviously knows, it is not allowed, ठीक है, जैसा कि उसे साफ तौर पर पता है, ठीक है, या उसे बिल्कुल पता है कि भाई ये अलाउ नहीं है। आई थिंक वी शुड लीव नाउ, मेरे ख्याल में हमें जाना चाहिए, हमें यहां से छोड़ जाना चाहिए। ही स्टेटेड ब्लंटली, अच्छा, ब्लंटली का मतलब है दो टोक अंदाज में, कोई बात कहता है ना, उसमें कोई शक शुबा नहीं पैदा होता, ठीक है, विदाउट एम्बिग्विटी, अबहम के बगैर, ठीक है। जो अनएम्बिगुअस सिचुएशन होती हैं, वी स्टेट ब्लेटेंटली या दो टोक अंदाज में कहना, ठीक है। ही स्टेटेड और ही सेड ब्लंटली, ठीक है। एक होता है ब्लेटेंटली, लेकिन दिस इज द वर्ड ब्लंटली,
टू एडमिनिस्ट्रेटर, उसने मुंतजिम से या एडमिनिस्ट्रेटर से दो टोक अंदाज में कहा, ठीक है, कि भाई ये काम होना चाहिए। आई मीन यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है, मेरा मतलब है, मेरा मतलब है आपको अपने स्टडी पर फोकस करनी चाहिए। आई एम अफ्रेड शी मे नॉट फेल, मुझे डर है आया या कहीं वो फेल ना हो जाए। आई मे नॉट फेल, ठीक है, मुझे डर है, मतलब आप कोई डर सा महसूस करना, ठीक है। तो टू बी फ्रैंक, यू नो ईच अदर, ठीक है। टू बी फ्रैंक का मतलब दरअसल, एक होता है फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग साफ साफ बात है, ठीक है। आई डोंट लाइक, मुझे नहीं, साफ साफ बात है, मुझे नहीं पसंद। और एक होता है टू बी फ्रैंक, दरअसल बात ये है, ठीक है, द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग इज दैट वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं। व्हाट इज मोर लाइकली इट विल बी रेनिंग, ठीक है, व्हाट इज मोर लाइकली, जो ज्यादा मुमकिन है, ठीक है, जिसकी इम्कान हो दैट इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रहा होगा। इन माई ओपिनियन, ठीक है, मेरे अंदाजे के मुताबिक, यू आर इन लॉस, आप खसारे में हैं। टू बी फेयर, ठीक है, इट इज नॉट इन योर फेवर। अच्छा, देन कम्स फ्यू वर्ड्स लाइक आई गेस, एक होता है आई गेस, आई गेस हैव द सेम मीनिंग, है ना, मुझे लगता है, आई गेस, व्हाट आई मीन, मुझे लगता है, ठीक है। तो देन कम्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नाउन क्लॉज एंड द कमेंट क्लॉज। नाउन क्लॉज और कमेंट क्लॉज में मतलब और इनमें से क्या डिफरेंस है, देखें, इनमें से कोई खास ऐसे डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम जब नाउन क्लॉज बनाते हैं सो वी डोंट यूज कॉमा इन बिटवीन द कमेंट क्लॉज एक्सप्रेशन एंड ही इज एंग्री, ठीक है। इस एक्सप्रेशन क्लॉज में और जो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इनके दरमियान कोई कॉमा यूज नहीं कर, लाइक फॉर एग्जांपल यू नो इज एंग्री, so it becomes the noun clause because it introduces subject of the independent clause. Or jab if I put a comma in between, it becomes a comment clause because it express the noun or pronoun of the independent clause. You know he's angry, इसी तरह as you clearly know, जैसे आपको साफ तौर पर पता है he don't like it, उसे ये नहीं पसंद, ठीक है। if I put a comma over here so it becomes a comment clause. तो comment clause या noun clause को बनाने का या इनमें से जो बेसिक डिफरेंस है it lies in the putting of a comma. जब आप comma लगाएंगे it will become a comment clause, अब comma remove करेंगे it will become the noun clause. So dear students, and now we have the sixth type of the clause, that is the participle clause. Again, participle clause is what? Whenever the first form of the verb plus ing comes, it will be called as the present participle, and where they are used the third form of the verb, it will be called as the past participle. And whenever with ing, then third form of the verb like having or being, whenever we use such kind of phrases, then it will be called as the adverbial clause. Okay? So it has two types. First is the relative or the adjective relative clause, and then the adverbial clause. देखिए, relative participle clause वो होते हैं and it can be used both as defining and non defining. We have discussed in detail about the difference between the defining and non defining, and these are also called as the restricting and non restricting clause. In our previous lecture, if you have not seen that lecture, so please first watch that lecture and then you will get a better know-how of this defining and non-defining. देखिए, defining वो होते हैं, वो clause होते हैं जिनका होना लाजमी है. The defining clause always identify the subject or the noun or pronoun of the independent clause, while the non-defining or non-restricting clauses, they do not identify, rather they just give the extra information about
the main clause, about the subject of the main clause. If we omit, if we remove the defining clause or the restricting clause from the sentence, there will come a change and there will put an effect on the meaning of the sentence. Or if we remove, on the other hand, if we remove the non-defining or non-restricting clause, then there will be no effect on the meaning of the sentence. So the meaning of the sentence will remain same. Okay? So these are defining and non-defining clause, and these relative participle clause can be used as defining as well as non-defining. देखें, like for example, we have the woman standing outside is his mother. So here we have used as a defining, or the woman who is standing outside is his mother. देखें, रिटन इंग्लिश में बाज़ औक़ात ये होता है that in the written English, literary English, the literate people usually omit this relative pronoun. They just use the woman standing outside is his mother. ठीक है, well colloquial English में बोल चाल में हम यूज कर सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो literary English है they just omit the relative pronoun. They just use the woman standing outside is his mother. औरत जो बाहर खड़ी है वो उसकी माँ है, या औरत जो बाहर खड़ी है who is standing outside, ठीक है, is his mother. अब over here it is used who is standing outside, ठीक है, who is standing outside or only standing outside is the defining clause, because it identify this clause identify the subject of the main verb. That's what we call as the defining. And over here it is to defining the woman. भाई वो औरत कौन है, ठीक है, वो औरत जो खड़ी है वो उसकी माँ है, ठीक है. Then comes the next sentence. Mr. Ahsan, who was our manager, had invited us for the dinner. ठीक है, इस सेंटेंस में देखें who was our manager is the non-defining or non-restricting clause, because it just gives extra information about Mr. Ahsan. ठीक है, बात अगर ये करें कि भाई Mr. Ahsan had invited us for the dinner, Mr. Ahsan ने हमें दावत दी थी, डिनर के लिए दावत दी थी, ठीक है, लेकिन हम इसके साथ अगर who was our manager यूज ना करें, ठीक है, so there will be no effect on the meaning of the sentence, because it just gives the extra information. वो मिस्टर हसन जो कि हमारा मैनेजर था, ठीक है, जो हमारा मैनेजर था, अब ये आप उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता. So here in the first sentence we have used as the defining, in the second we have used as a non-defining. Then comes the second type of the participle clause, is the adverbial participle clause. देखें, being an elder I should guide my younger brothers, ठीक है, just because of the ing form, just because of the being, because of the ing form it is called as the adverbial clause, ठीक है, वरना इसमें क्या होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हैविंग कंप्लीटेड इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, माय टास्क आई शुड लीव द ऑफिस, ठीक है. Then we have the sixth type of the clause of the dependent clause is the elliptical clause. What is an elliptical clause? Whenever we remove or omit part of the sentence, ठीक है, or and there comes no effect or no change on the meaning, ठीक है, मीनिंग पर कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ एक सेंटेंस से एक दो वर्ड्स अगर हम omit करें, it becomes elliptical. Ellipsis, it has taken from the word ellipsis, ठीक है. देखें, I will go for a walk if you allow me, मैं वॉक पे जाऊंगा अगर आप मुझे इजाजत देते हैं. अगर मैं ये कहूं I will go if you allow me, ठीक है, अब सामने वाले को पता है कि भाई मैं कहां जाने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है, अगर आप मुझे इजाजत दे, परमिशन दे तो मैं जाऊंगा, ठीक है, I will go. तो इस सिचुएशन में we have removed for a walk, so the second one becomes elliptical sentence, ठीक है. सेकंड एग्जांपल देखें, she is good in speaking English, वो इंग्लिश की बोलचाल में अच्छी है. अगर सामने वाले को पता है कि भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, तो मैं जस्ट ये भी कह सकता हूं she is good in speaking,
So thank you so much for watching. There are remaining few further types of the clauses that will be discussed in the upcoming lectures.